Hello everyone, here's Rukmani Sharma and in this video I am going to discuss the chapter The Making of National Movement 1870s to 1947। ये क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि आप पहले देख चुके हैं, पहले चैप्टर्स में पढ़ भी चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से मोस्ट ऑफ इंडियन पार्ट्स के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, कंट्रोल में ले लिया था। तो आखिरकार इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए क्या क्या करना पड़ा इंडियंस को, 1870 से क्या क्या हुआ 1947 तक, तो जब इंडिया फ्री हुआ 15 अगस्त को, तो ये सब हम इसमें जानेंगे। लेट अस स्टार्ट। द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने नेशन के लिए, अपने कंट्री के लिए अपने मन में इस भाव को उत्पन्न करें कि हम अपने नेशन के लिए कुछ करें, हमारा नेशन हम अच्छा बनना चाहिए, फ्री होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, तो वो नेशनलिज्म कहलाता है। और एमरजेंस का मतलब है बनना, उत्पन्न होना, कमिंग अप of nationalism. India was the people of India. अब यहाँ इससे क्या मतलब है कि इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पीपल से मतलब है नेशन, कि इंडिया से मतलब है इंडिया के वो लोग, यानी कि इंडिया एज ए कंट्री वेयर ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर रिजाइड्स। रिजाइड का मतलब है रहना, कि जहाँ पे सभी लोग, चाहे उनके कोई भी क्लास हो, क्लास से मतलब यहाँ पर कि किसी भी वर्ग के हों, सेक्शन के हों, कलर उनकी स्किन का कलर कैसा भी हो, कोई सी भी कास्ट हो, किसी भी रिलीजन को मानने वाले हों, कोई सी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हों, मेल हों, फीमेल हों, तो वो जो लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया में रहते हैं, तो उन लोगों से मतलब है। The British were exercising control over the resources of India. You read in the previous chapter कि किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया को लूटने की होड़ में लगे हुए थे। वो इंडिया के जो भी रिसोर्सेज थे उन पे अपना कंट्रोल किसी ना किसी तरीके से ले रहे थे। जैसे आपने पढ़ा था कि आदिवासियों को किस प्रकार से उन्होंने बेवकूफ़ बना के उनके रिसोर्सेज पे अपना कब्जा कर लिया था। The political associations were started forming after 1850s। और जब इस मोस्ट ऑफ द इंडियंस को ये बात समझ में आने लगी कि ब्रिटिशर्स किस प्रकार से इंडिया में लूट मचा रहे हैं, तो उन्होंने अपने एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया 1850 के बाद, स्पेशली दोज दैट केम इनटू बीइंग इन द 1870s एंड 1880s। और ये ज़्यादा फॉर्मेशंस जो भी हुई, एसोसिएशंस बनी, ऑर्गेनाइजेशंस बने, ये 1870 से 1880s के बीच में बने। द इम्पोर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा। अब जो एसोसिएशन बनी थी उनमें एक तो ये थी पूना सार्वजनिक, ये वर्ड है सार्वजनिक, दो हिस्से कर लीजिए इसके, सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मैड्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस नाम अब अभी भी आप जानते हैं, सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी, तो ये तभी से चली हुई आ रही है और इसका नाम पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस था। और ये भी सभी एसोसिएशन उस समय बनी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल को चेक करने के लिए, उस पर एक मतलब उसको रोकने के लिए। द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1878। अब एक आर्म्स एक्ट पास हुआ 1878 में, डिस अलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पजेसिंग आर्म्स। अब ये एक्ट क्या था कि इसमें इंडियंस को अलाउ करना, मना कर दिया था कि वो भी आर्म्स रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं ना इसकी हद, कि उनके पास तो सारे हथियार थे ब्रिटिशर्स के पास, वो कैसे भी इंडियन को कैसे भी मिसबिहेव कर सकते थे, और इंडियंस नहीं रख सकते थे।
उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। अलाउ का अपोजिट यानी कि डिसअलाउ, अलाउ अनुमति देना और डिसअलाउ अनुमति ना देना। इन द सेम ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज ऑल्सो इनएक्टेड। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। वर्नाकुलर से मतलब था कि जिस एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती हैं वो उसकी वर्नाकुलर लैंग्वेज होती थी। ये एक्ट भी पास किया गया इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। और चूँकि इंडिया में अलग अलग भाषाएं थी तो जो भी अपने लैंग्वेज में बोलते थे और उसकी आलोचना करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो ये एक एक्ट इसलिए टारगेट किया गया था उन लोगों पर जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की आलोचना करते थे। अब वो अपनी लैंग्वेज में तो करेंगे ना, तो उन्होंने ये एक्ट ही पास कर दिया। The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885। ये इम्पोर्टेंट डेट है। दिसंबर 1885 में बॉम्बे में पूरे कंट्री में से 72 डेलीगेट्स क्या होता है? प्रतिनिधि। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में मॉनिटर्स होते हैं और सारे मॉनिटर्स को प्रिंसिपल बुलाए अपने ऑफिस में मीटिंग करने के लिए, तो आपके जो मॉनिटर जा रहे हैं क्लास के वो डेलीगेट्स हैं। तो ऐसे ही इंडिया के अलग अलग पार्ट से 72 डेलीगेट्स आए थे इसको अटेंड करने के लिए, मीटिंग को अटेंड करने के लिए। द अर्ली लीडरशिप जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे और बदरुद्दीन तैयब जी थे, WC बैनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, रोमेश चंद्र दत्त थे और S सुब्रमण्या अय्यर थे। और इसमें जो भी ज़्यादातर लोग जो आए थे दे वर लार्जली फ्रॉम बॉम्बे और कैलकाटा। ए नेशन इन द मेकिंग। अब एक नेशन की फॉर्मेशन हो रही थी, एक राष्ट्र बन रहा था। द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। मॉडरेट का मतलब होता है ना तो ज़्यादा वॉयलेंट होंगे और ना ही ज़्यादा पीसफुल होंगे, बीच बीच का रास्ता। कांग्रेस जब बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जो उनके पहले 20 years थे उसमें वो अपने ऑब्जेक्टिव में अपने मेथड में मॉडरेट थी। ना मतलब ज़्यादा ना तो कठोर होगी, हार्श भी नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होगी, लिबरल भी नहीं होगी। इट डिमांडेड, इसकी डिमांड क्या थी? इंडियंस भी प्लेस इन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट में बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं वहाँ इंडियंस को भी अपॉइंट किया जाना चाहिए। ये एक डिमांड तो ये थी। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल। जो आज हम IAS जिससे बनते हैं, ICS एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जिसे इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं, तो ये एग्ज़ाम इंग्लैंड में हुआ करते थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी कि ये एग्ज़ाम इंडिया में भी होने चाहिए और जो लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं वो इंडिया में बड़ी बड़ी जो पोस्ट है वहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशूज़। इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ पे भी अपनी आवाज़ उठाई। फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट, आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाय द 1890s मैनी इंडियंस बिगैन टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस। अब 1890s तक आते आते यानी कि 70s से बनना शुरू हुए थे ये, और 90 तक आते आते जो कांग्रेस का स्टाइल था उस पर सवाल उठाने लोगों ने शुरू कर दिए। रेज का मतलब है उठाना। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में जो है ये लीडर थे, बिपिन चंद्र पाल थे बंगाल के, बाल गंगाधर तिलक थे महाराष्ट्र के, लाला लाजपत राय थे पंजाब के। इन लोगों ने और दूसरे नए तरीके, ऑब्जेक्टिव और मेथड ढूंढने शुरू करे। एक्सप्लोर का मतलब ढूंढना। तिलक रे द स्लोगन, तिलक ने ये स्लोगन दिया, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, आज़ादी मेरा जन्म से अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर रहूँगा। इन 1905 वाइस रॉय कर्जन पार्टीशन बंगाल।
अब 1905 में वायसराय थे कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, यानी कि 2 टुकड़े कर दिए बंगाल के। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरेटेड का मतलब है आग बबूला कर देना, मेड एंग्री पीपल ऑल ओवर इंडिया, जिससे पूरे इंडिया में लोग आग बबूला हो गए। द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल। अब उस समय स्वदेशी यानी कि सब कुछ हमारे देश का हो, ये मूवमेंट शुरू हो गया और इसने ब्रिटिश रूल को अपोज करना शुरू कर दिया। एंड एंकरेज द आइडियाज़ ऑफ सेल्फ हेल्प, और इन आइडियाज़ को एंकरेज किया कि सब अपनी हेल्प खुद करें, स्वदेशी एंटरप्राइज, स्वदेशी को अपनाएं, नेशनल एजुकेशन हो, द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, और जो अभी वर्नाकुलर एक्ट के बारे में आपने पढ़ा था, तो अब आवाज़ उठने लगी कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनका यूज़ बढ़ना चाहिए। द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उसके 2 टुकड़े हो गए 1907 में। स्प्लिट का मतलब होता है टूट जाना। However, the two groups reunited in December 1915। लेकिन 1915 में 2 जो ग्रुप अलग अलग बटे थे वो फिर दोबारा से यूनाइट हो गए। In 1916, the Congress and the Muslim League signed the historic लखनऊ पैक्ट। अब 1916 में कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, उन्होंने एक पैक्ट का मतलब होता है समझौता, एक समझौते पे साइन किए लखनऊ में, और इस समझौते को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अब मास का मतलब है पूरे जनता का, उसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, मास नेशनलिज्म का ग्रो होना। द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। ऑल्टर का मतलब है चेंज्ड। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ जो कि 1914 से शुरू हुआ था और 1919 तक चला था, यहाँ से यहाँ तक ये वॉर चला था, तो उससे इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर कहते हैं खर्चा। अब इंग्लैंड भी उसमें इन्वॉल्व था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो जो मिलिट्री के ऊपर खर्चा था वो बढ़ने लगा। एंड द डिमांड फॉर वॉर सप्लाईज, और वार के लिए जो सप्लाई चाहिए होती है उसके भी डिमांड बढ़ने लगी। लेड टू ए शार्प राइज इन प्राइसेस, जिससे कि सब चीज़ें महंगी हो गई। गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से 1915 में गांधी जी इंडिया में आए। ही इज़ वेल नोन का मतलब है जाने जाते हैं, फेमस हैं, फॉर लीडिंग सक्सेसफुल मूवमेंट अगेंस्ट रेसिस्ट रेजिम्स इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो रेसिस्ट रेजिम था, रेसिस्ट क्या होता है, वहाँ 2 रेस के लोग रहते हैं, एक तो वाइट स्किन वाले हैं और दूसरे ब्लैक, जिन्हें कि कलर्ड पीपल कहा जाता है। तो उनके मतलब उन्होंने वहाँ पर मूवमेंट चलाया था, जो वहाँ पर इतने एक्सप्लॉयटेशन एट्रोसिटीज़ की जा रही थी ब्लैक के ऊपर, उसके लिए, और वो सक्सेसफुल रहे थे, तो वो उसके लिए जाने जाते थे और वो इंडिया में आ गए। रोलेट एक्ट। अब पहले तो ये समझ लें कि रोलेट एक्ट था क्या ये। द रोलेट एक्ट वॉज ए लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1919। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोलेट एक्ट पास किया था। दैट अलाउड द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ इंडियंस विदाउट ट्रायल। अब कितना भयंकर था ये, कि इसमें ये अलाउ किया गया था कि बिना ट्रायल किए, बिना कोर्ट में केस चलाए, किसी भी इंडियन को अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसे रोका भी जा सकता है जेल में। द लॉ वॉज इंटेंडेड टू सप्रेस डिसेंट। और इस लॉ का मतलब क्या था, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट विरोध हो रहा था, तो उस विरोध को दबाते, यानी कि जो भी आवाज़ उठाए उसको उठाओ, केस तो चलना ही नहीं है और जेल में डाल दो। जो नेशनल एक्टिविटीज थे उन्हें दबाने के लिए, सप्रेस का मतलब होता है दबाना। द रोलेट सत्याग्रह। अब जब ये एक्ट पास हुआ तो नेचुरली इंडियंस क्यों सहन करेंगे, जो इंडियन लीडर थे,
इन 1919 गांधी जी गेव ए कॉल फॉर ए सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया। कॉल का मतलब आह्वान, बुलाना। अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट पास बाय ब्रिटिश दैट कर्व्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि इस एक्ट ने जो एक्सप्रेशन की आज़ादी है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स, और पुलिस की पावर को बहुत बढ़ा दिया था। द रॉलेट सत्याग्रह टर्न आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल। रॉलेट जो सत्याग्रह था वो पूरे ऑल इंडिया लेवल का पहला सत्याग्रह था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन अप्रैल 1919 देर वर ए नंबर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, बहुत सारे धरने हुए, हड़ताल हुई, हड़ताल जिसे कहते हैं, इन द कंट्री। एंड द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेजर्स, ब्रूटल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा क्रूअल, निर्मम, मेजर टू सप्रेस देम, और इस विरोध को दबाने के लिए बहुत ही निर्मम तरीके इन्होंने अपनाए। द जलियांवाला बाग इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। एट्रोसिटीज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे वर ए पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन। 13 अप्रैल को भी, जो कि बैसाखी का दिन होता है, उस दिन जलियांवाला बाग, जो कि चारों तरफ से चार दीवारी से बंद था, उसमें एक ही डोर था बाहर जाने के लिए और आने के लिए, तो उसको बंद करवा के जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। और ये जलियांवाला बाग अमृतसर में है। एक था खिलाफत एजिटेशन। खिलाफत तो खिलाफ से बना है, अपोज करना। द खिलाफत मूवमेंट 1919 टू 1924 वॉज एन एजिटेशन। ये भी एक विरोध था बाय द इंडियन मुस्लिम्स। ये इंडियन मुस्लिम्स के साथ था, allied with Indian nationalism in the years following World War First। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो इंडियन नेशनलिज्म को भावना जागृत हो रही थी उसके साथ मिलकर। इट्स पर्पज वॉज टू प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना, टू प्रिजर्व द अथॉरिटी ऑफ द ऑटोमन सुल्तान, कि जो ऑटोमन सुल्तान है उसकी पावर को बनाए रखा जाए एज खलीफ ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम के खलीफ के रूप में। फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एट द एंड ऑफ द वार, क्योंकि वार के जब ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार तो ऑटोमन एम्पायर भी ब्रेकअप हो गया था। तो ये चाहते थे कि जो ऑटोमन सुल्तान है उसको इस्लाम के खलीफा के रूप में माना जाए। खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब खिलाफत, दोनों के पर्पस अलग अलग थे, खिलाफत एजिटेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन कौन थे इसमें? मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इनिशिएटेड का मतलब है स्टार्टेड, इन्होंने शुरू किया। क्या शुरू किया इन्होंने? ए फुल फ्लैज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है असहयोग, यानी कि कोऑपरेट नहीं करेंगे। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल। गांधी जी ने इन दोनों की, जो ये दो व्यक्ति थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इनकी कॉल को सपोर्ट किया। एंड आज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट जलियांवाला मैस्कर। मैस्कर का मतलब होता है किलिंग ऑफ मैनी पीपल एट अ टाइम, ब्रूटली, कि निर्ममता से बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना। और उन्होंने कांग्रेस से भी रिक्वेस्ट करी कि जो जलियांवाला बाग मैस्कर था उसके विरुद्ध वो भी कैंपेन चलाएं। द खिलाफत रोंग एंड डिमांड स्वराज, और स्वराज की डिमांड करें। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम थ्रू 1921-22। इसमें इसे बड़ी ताकत मिली, आगे बढ़ा ये मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लोगों को पदवियां दी थी, उपाधियां दी थी, जैसे प्राइज देते हैं आजकल, अर्जुन अवार्ड है, भारत रत्न है, तो इस तरह के इन्हें टाइटल्स कहते हैं। तो इनको वापस कर दिया। सरेंडर का मतलब वापस कर देना। एंड लेजिस्लेचर बायकॉटेड, और लेजिस्लेचर्स ने भी बायकॉट किया। पीपल्स इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब पहल। लोगों ने क्या पहल की? डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स
इंटरप्रेटिंग गांधी कॉल इन देयर ऑन मैनर। अलग अलग क्लासेस ने, जो अलग अलग इंडिया में ग्रुप थे, उन्होंने गांधी जी के इस फुकार का अपने अपने तरीके से अर्थ निकाला। इंटरप्रेटिंग का मतलब है अर्थ निकालना। इन खेड़ा, गुजरात, पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स। खेड़ा में, गुजरात में ये जगह है, वहाँ पाटीदार पीजेंट्स ने नॉन वायलेंट तरीके से अपना अभियान शुरू किया अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। इन्होंने किस लिए किया कि ब्रिटिशर्स ने जो लैंड टैक्स लिया जाता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई कर दी थी, तो उसे अपोज करने के लिए किया। और जो कोस्टल एरियाज थे, इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेटेड का मतलब धरना देना, लिकर कहते हैं शराब को, वहाँ शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। इन गंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज ए नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। जो ट्राइबल लोग थे, गरीब की पीजेंट थे, उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह शुरू किए। इन सिंध, जो कि अब पाकिस्तान में है, ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। जो खिलाफत की कॉल थी, तो उसको लेके जो मुस्लिम बिजनेसमैन थे, ट्रेडर थे और किसान थे, उन्होंने बहुत उत्साह दिखाया। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाना, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। इन बंगाल टू खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस, अभी दोनों एक साथ मिल गए, गेव इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी। इन्होंने अपनी कम्युनल यूनिटी, क्योंकि खिलाफत मुस्लिम्स के द्वारा था और नॉन कोऑपरेशन हिंदुओं के द्वारा था, तो इससे बहुत कम्युनल यूनिटी का पता चल गया एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट को बड़ी ताकत मिली। इन पंजाब, द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिख sought to remove the corrupt महंस supported by the British। पंजाब में अकालियों ने एजिटेशन शुरू किया, जो कि सिख लोग थे ये, और ये क्या चाहते थे कि जो करप्ट महंत हैं उनको हटाया जाए, जिन्हें कि ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे हैं। इन असम, टी गार्डन लेबरर, जो टी गार्डन में काम करने वाले मजदूर होते थे, डिमांडेड ए बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। वो अपनी वेजेस में, यानी वेजेस का मतलब होता है मनी फॉर द वर्क, यानी कि मजदूरी का जो पैसा मिलता है, उसमें इंक्रीज चाह रहे थे। द हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 1929, इस दौरान क्या घटनाएं हुई? महात्मा गांधी एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये इस पे बहुत लोगों को नाराजगी हुई कि महात्मा गांधी ने एकदम से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कर दिया, कैंसिल कर दिया। वैन इन फरवरी 1922, वजह क्या थी? 1922 की फरवरी में वैन ए क्राउड ऑफ पीजेंट्स, एक किसानों की भीड़ ने सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा, चौरी चौरा नाम की जगह है, वहाँ पर एक पुलिस थाने को आग लगा दी। टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। 1920s में दो मेन डेवलपमेंट हुए। एक तो आरएसएस का जन्म हुआ, जिसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। द डिकेड क्लोज्ड विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। डिकेड का मतलब पूरे 10 ईयर्स के, जो इस साल के ये 10 ईयर्स थे, कहने का मतलब ये जो 1920 वाला डिकेड थी, उसमें कांग्रेस ने ये रिजोल्व कर लिया, रिजोल्व का मतलब डिसाइडेड फॉर्मली, कि अब उसे पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और उस मीटिंग में, सभा में जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। द मार्च टू दांडी इन 1930, गांधी जी डिक्लेयर, गांधी जी ने घोषणा करी दैट ही वुड लीड ए मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। अब ब्रिटिश ने क्या किया कि सॉल्ट लॉ बना दिया कि उसकी परमिशन के बिना वो नमक नहीं बना सकते इंडिया वाले।
तो उस लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी ने एक मार्च निकाला और उसके लीड किया उसको। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जी जो उनको मानने वाले लोग थे, फॉलोअर्स थे उनके, मार्च फ्रॉम साबरमती, वो साबरमती से चले टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। डांडी समुद्र के, क्योंकि आप जानते हैं समुद्र के पानी से नमक बनता है, सॉल्टी होता है, तो उस कोस्टल टाउन जिसका नाम है डांडी, वहाँ गए। वेगर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ, वहाँ उन्होंने गवर्नमेंट के लॉ को तोड़ा। बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट, उन्होंने जो भी नेचुरल सॉल्ट मिलता है समुद्र से उसे इकट्ठा किया, फाउंड ऑन द शी शोर, एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, और सी वाटर को बॉयल किया, क्योंकि सी वाटर को बॉयल करते हैं तो उससे भाप बन के पानी तो उड़ जाता है, नीचे नमक बन जाता है, और सॉल्ट प्रोड्यूस किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि ये 1935 का जो एक्ट था, प्रेस्क्राइब्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसमें जो अलग अलग प्रोविंस थे उनकी ऑटोनॉमी, एंड द गवर्नमेंट अनाउंस, और गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन 1937, कि 1937 में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तो आप समझते हैं ना कि जैसे एमएलए होते हैं, जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं, नेता होते हैं जो विधानसभा में होते हैं, तो प्रोविंशियल का मतलब स्टेट से है कि वहाँ पर इलेक्शन होंगे। इन September 1939, आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस में कांग्रेस रूल के 2 साल के बाद ही द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। अब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, जो कि 44 तक चला, 1944 तक। क्विट इंडिया, क्विट का मतलब है छोड़ो, एंड लेटर क्विट इंडिया मूवमेंट, और बाद में क्या हुआ, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी ने अब तय किया कि वो भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश के विरुद्ध इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। अभी सेकेंड वर्ल्ड वार चल ही रहा था। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस, तुरंत ही गांधी जी को, दूसरे नेताओं को बंद कर दिया। बट द मूवमेंट स्प्रेड, लेकिन ये मूवमेंट, ये आंदोलन फैल गया टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। अब फिर आज़ादी और इंडिया का पार्टीशन। इन 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड ए रिजोल्यूशन, मुस्लिम लीग ने एक रिजोल्यूशन पास किया। रिजोल्यूशन का मतलब था प्रस्ताव, डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम, और इन्होंने मांग क्या रखी कि मुसलमानों के लिए एक इंडिपेंडेंट अलग स्टेट होना चाहिए इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री, जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न में हो, यानी कि जिधर राजस्थान है, और ईस्टर्न पार्ट में हो, जिधर आपके ये बंगाल है। इन 1937 द कांग्रेस रिजेक्टेड द लीग्स विश, 1937 में कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दी मुस्लिम लीग की डिमांड टू फॉर्म ए जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, और कि वो जो भी यूनाइटेड प्रोविंसेस हैं वहाँ पर कांग्रेस और लीग दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। इसको ये लीग की विश को कैंसिल कर दिया। ये अनाउंसमेंट किया था लीग ने कि वो दोनों मिलके जो भी यूनाइटेड प्रोविंसेस हैं वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945 में जब वॉर ख़त्म हो गया, ये चला था वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 45 तक। द ब्रिटिश ओपन निगोशिएशन कहते हैं बातचीत, बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग। अब कांग्रेस और लीग के बीच में बातचीत शुरू करी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एंड देमसेल्फ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया की आज़ादी को लेकर, क्योंकि उस समय बड़ा प्रेशर था कि जो भी जहाँ भी ब्रिटिशर्स का रूल है वो उन कंट्रीज़ को, अपनी कॉलोनीज़ को आज़ादी से फ्री करें। द टॉक्स फेल, लेकिन बातचीत फेल हो गई, बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज द सोल स्पोक पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम, क्योंकि अब जो मुस्लिम लीग थी वो कहती थी कि इंडिया के मुसलमानों की आवाज़ केवल
वही उठा सकती है, वही बोलेगी उनकी बात। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। कांग्रेस ने जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम परसिस्टेड विद द डिमांड फॉर पाकिस्तान। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, तो इसलिए जो सीटें मुस्लिम के लिए रिजर्व थी वहाँ पर मुस्लिम लीग की सक्सेस हुई। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन के फेल हो जाने के बाद द मुस्लिम लीग डिक्लेयर्ड मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। अब तो मुस्लिम लीग ने पूरे ही लार्ज स्केल पे विरोध करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की डिमांड को लेकर। इन 16 अगस्त 1946 was announced as a direct action day by the league। लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में अनाउंस किया। ऑन दिस डे राइट्स कहते हैं दंगे, यानी कि लड़ाई झगड़े, पूरे जगह पर कैलकाटा में झगड़े शुरू हो गए, लास्टिंग सेवरल डे, जो कई दिनों तक चले। बाय मार्च 1947, और 1947 मार्च तक आते आते, यानी कि आप जाने ना 15 अगस्त 1947 को तो इंडिया फ्री हो गया था, 2 टुकड़े हो ही गए थे। ये मार्च की बात है। वायलेंस इज स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में वायलेंस फैल गई। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स। फ्ली का मतलब डर के भागना। करोड़ों लोगों को, क्योंकि जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया, जहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे वहाँ से मुस्लिमों को छोड़ के अपने घर भागने पड़े, तो ज़बरदस्ती घर छोड़ के भागना पड़ा। पार्टीशन वॉज मैंड दैट इंडिया चेंज्ड। अब पार्टीशन का मतलब था कि इंडिया का चेंज होना। मैनी ऑफ इट्स सिटीज़ चेंज, बहुत सारे इसके शहर बदल गए और एक नए कंट्री का जन्म हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान वॉज बोर्न। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो इसमें एक चैप्टर जो कि थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, उससे में को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।